शिक्षक जिसे यह पता हो कि अध्ययन के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि कैसे जगाई जाए, वह जो शिक्षण कार्य कर रहा है उसमें वह न सिर्फ निपुण हो बल्कि उसके प्रति उसका अटूट लगाव भी हो। उसे लगातार अपने विषय में नवीनता की खोज करते रहना चाहिए। ज्ञान की रोमांचक खोज में उसे स्वयं एक सहयात्री की तरह कार्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज के वर्तमान संदर्भ में यह सभी बातें किसी कल्पना का हिस्सा या एक शिक्षक के बारे में बढ़ा चढ़ा कर की गई बातें लगती हो, लेकिन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बाद देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ये बातें सर्वथा सत्य साबित होती हैं। इनके संबंध में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कई भूमिकाओं में अपने देश की सेवा की है, लेकिन सबसे बढ़कर वह एक महान शिक्षक हैं जिनसे हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है और सीखते रहेंगे। एक महान दार्शनिक, एक महान शिक्षाविद और एक महान मानवतावादी को राष्ट्रपति के रूप में पाना भारत का विशेष सौभाग्य है। यह अपने आप में दिखाता है कि हम किस तरह के लोगों का सम्मान और आदर करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में सबसे खास बात उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। उनका प्रखर दिमाग, बोलने की शैली, अंग्रेजी भाषा पर पकड़, काम के प्रति उनका समर्पण और मानसिक तत्परता ने उनके जीवन की सफलता में विशेष योगदान दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में जॉर्ज पी कांगर कहते हैं कि हमारे समय के दार्शनिकों में से किसी ने भी इतने सारे क्षेत्रों में इतनी उपलब्धि हासिल नहीं की है जितनी भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की है। दोस्तों, आज हम इसी महान विभूति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनके पास एक ऋषि के समान ज्ञान, एक दार्शनिक की तरह वैराग्य और एक राजनेता की तरह परिपक्वता थी। आज हम अपने इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि कैसे इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। शुरुआत में पिता की एक पुजारी बनाने की इच्छा के बाद कैसे राधाकृष्णन एक महान शिक्षक और दार्शनिक बन गए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही दर्शन में इतनी रुचि कि वेदांत दर्शन पर एक पूरी पुस्तक कुछ ही दिनों में पूरा पढ़ गए। और इसके बाद कैसे विज्ञान विषय के साथ अपनी उच्च शिक्षा को पूरी करने की हसरत पाले राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र के छात्र हो गए। और ना जाने ऐसे कितने अनगिनत किस्से, जैसे नेहरू जी के कहने पर संविधान सभा से इस्तीफा देकर सोवियत संघ में बतौर राजदूत कार्य करना, 1950 में सोवियत संघ के नेता स्टालिन से मुलाकात करना। तो आइए शुरुआत करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन परिचय से लेकर उनके एक महान शिक्षक, दार्शनिक और अंततः एक कालजयी महापुरुष बनने का सफर। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। साधारण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता। वह शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि रखते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी हुई। कहा जाता है कि अपने स्कूल के दिनों में ही डॉक्टर राधाकृष्णन ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश कंठस्थ कर लिए थे, जिनके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान भी दिया गया था। कम उम्र में ही राधाकृष्णन स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को पढ़ा करते थे और उनके विचारों से काफी प्रभावित भी हुए। राधाकृष्णन ने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर छात्रवृत्ति की प्राप्ति की। मैट्रिक परीक्षा पास करते ही वर्ष 1903 में ही मात्र 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह दूर के रिश्तेदार शिवा कामू के साथ संपन्न हो गया। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी और राधाकृष्णन भी इसके अपवाद नहीं रहे। विवाह के समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। 1908 में राधाकृष्णन दंपत्ति को संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। शादी के 6 वर्ष बाद ही 1909 में उन्होंने कला में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, जिसका विषय दर्शन शास्त्र ही रहा। कहते हैं कि उच्च शिक्षा अध्ययन के दौरान वह अपनी निजी अकादमी के लिए
बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1916 में दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक प्राध्यापक का पद भी संभाला। दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम में पहले सर्वपल्ली का संबोधन उन्हें विरासत में मिला। राधाकृष्णन के पूर्वज सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में वे तिरुतनी गांव में बस गए, लेकिन उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्म स्थान के गांव का बोध भी सदैव रहना चाहिए। इसी कारण सभी पूर्वज अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे। उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में कैसे मनाया जाने लगा, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल यह बात वर्ष 1962 की है, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गए थे और उनका निवास दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन बन चुका था। इसी दरमियान उनके जन्मतिथि की तारीख यानी 5 सितंबर आने को होती है। इससे कुछ दिन पहले उनके कुछ दोस्त और छात्र उनसे उनका जन्मदिन मनाने का निवेदन करते हैं। इस पर वो कहते हैं कि यदि उनके जन्मदिन को वार्षिक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो ये उनके लिए बेहद सौभाग्य की बात होगी। उनके चाहने वालों ने ठीक ऐसा ही किया। तब से वार्षिक तौर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। बाद में इस दिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। एक महान शिक्षक के साथ डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक भी थे। कहा जाता है कि 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद राधाकृष्णन अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए मद्रास गए हुए थे। वहां उन्होंने वेदांत दर्शन पर एक पुस्तक देखी और स्वभाव से पढ़ाकू किस्म के राधाकृष्णन उस पुस्तक को कुछ ही दिन में पूरा पढ़ गए। राधाकृष्णन के दिलो दिमाग पर इस पुस्तक का गहरा असर हुआ कि विज्ञान विषय के साथ अपनी उच्च शिक्षा को पूरी करने की हसरत पाले राधाकृष्णन ने अब अपना इरादा बदल लिया। अब वो दर्शन शास्त्र विषय के साथ अपने आगे की पढ़ाई करना चाहते थे। इसीलिए कहा जाता है कि दर्शन शास्त्र को उन्होंने नहीं बल्कि दर्शन शास्त्र ने उन्हें चुना। वर्ष 1918 में मैसूर के महाराजा कॉलेज में अध्यापन करने के दौरान उन्होंने दर्शन पर 2 किताबें, द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर और द रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्पोररी फिलॉसफी लिखी। राधाकृष्णन ने अद्वैत वेदांत की सामयिक समझ के साथ पुनर्व्याख्या की। इससे अद्वैत वेदांत का सरलीकरण हुआ और यह भारत के बाहर के लोगों को भी समझ में आने लगा। सितंबर 1926 में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय दर्शन शास्त्र कांग्रेस का आयोजन हुआ। इस आयोजन में राधाकृष्णन को भी भाषण देना था। राधाकृष्णन ने जब यहाँ पश्चिमी शैली में भारतीय दर्शन की व्याख्या की तो पूरा सभागार उनकी समझ का कायल हो गया। अगले दिन वहाँ के अखबारों की सुर्खियों में उनका ही व्याख्यान था। कुछ विद्वानों और पत्रकारों ने तो यहाँ तक कहा कि विवेकानंद के बाद राधाकृष्णन ही दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय दर्शन को इतनी बोधगम्यता के साथ समझाया है। इसी कालखंड में राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र पर एक कालजयी पुस्तक लिखी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। वर्ष 1929 में उन्हें ऑक्सफोर्ड के मैनचेस्टर कॉलेज में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। यहाँ उन्होंने एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक व्याख्यान दिया। बाद में इसी व्याख्यान की विषय वस्तु को आधार बनाकर इसी नाम से उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई। जून 1931 में ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम द्वारा उन्हें नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। शैक्षणिक जीवन से इतर राधाकृष्णन ने एक समग्र राजनीतिक जीवन भी जिया है। राधाकृष्णन गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। राधाकृष्णन की महात्मा गांधी से प्रथम भेंट 1915 में हुई थी। उनके विचारों से प्रभावित होकर राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में लेख भी लिखे। वह कभी भी किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े, लेकिन निर्भय होकर राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते जरूर थे। बाद में उन्होंने गांधी जी को अभिव्यक्त करते हुए लिखा कि मनुष्य के सर्वोत्तम प्रयासों में गांधी जी की आवाज सदैव अनश्वर रहेगी और संसार के सभी मानवों में श्रेष्ठम भी होगी। यहाँ पर आवाज का आशय गांधी जी की समग्र सोच से किया गया था। यद्यपि राधाकृष्णन ब्रिटिश सरकार की नौकरी कर रहे थे, तथापि देश की स्वतंत्रता के लिए वह ख्वाहिशमंद थे।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने अंग्रेजों से यह आशा रखी थी कि वे देश को स्वतंत्र कर देंगे। वह अंग्रेजों से यह आश्वासन चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वे भारत को गुलामी से मुक्त कर देंगे। भारत की आज़ादी से पूर्व 1940 के दशक में जब संविधान के शुरुआती मसौदे पर काम करने के लिए सप्रू कमेटी का गठन किया गया, तो इस कमेटी के सदस्य के तौर पर राधा कृष्णन को भी नामित किया गया। इस कमेटी का एक अन्य काम हिंदू मुस्लिम के बीच लगातार बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव को कम करने की दिशा में कुछ समाधान सुझाना था। वर्ष 1946 में गठित संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में उनका निर्वाचन हुआ था। इसके 2 साल बाद 1948 में गठित किए गए यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में उन्हें चेयरमैन चुना गया, जहां पर वो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इसी दरमियान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनसे सोवियत संघ में बतौर राजदूत काम करने के लिए कहते हैं। नेहरू जी की बात मानते हुए संविधान सभा से इस्तीफा देकर मॉस्को रवाना हो जाते हैं। चूंकि इस दौर में विश्व 2 ध्रुवों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ चुका था और नेहरू गुट निरपेक्षता के पक्षधर थे। ऐसे में सोवियत संघ को साधने के लिए नेहरू को एक योग्य सिपहसालार की जरूरत थी। 12 जुलाई 1949 को राधा कृष्णन बतौर राजदूत अपनी सेवाएं प्रारंभ करते हैं, मगर सोवियत संघ के प्रशासक स्टालिन से उनकी मुलाकात संभव नहीं हो पाती। करीब 6 महीने बीतने के बाद 14 फरवरी 1950 को स्टालिन से उनकी मुलाकात होती है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास क्रेमलिन में रात 9 बजे स्टालिन से उनकी मुलाकात होती है। शुरुआती अभिवादन होने के बाद ही राधा कृष्णन स्टालिन से पूछ बैठते हैं, आपसे मिलना इतना मुश्किल क्यों है? इस पर स्टालिन का जवाब आता है, क्या वाकई मुझसे मिलना इतना मुश्किल है? देखिए, हम आप मिल तो रहे हैं। इसके बाद 5 मिनट की मियाद वाली मुलाकात करीब 3 घंटों तक चलती है। बाद में इस मुलाकात के अनुभवों को अपने सहयोगियों से साझा करते हुए राधा कृष्णन ने एक बार कहा भी था कि तुम लोग स्टालिन को बहुत सख्त मिजाज का बताते हो, मगर मैंने मुलाकात के दौरान बातों ही बातों में उनके बाल भी सहलाए और उन्होंने अपनी भौं तक न उठाई। वर्ष 1952 में राधा कृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं। उपराष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में वो चीन की यात्रा पर जाते हैं। चूंकि उस दौर में भी चीन के साथ भारत का सीमा विवाद भारत चीन के आपसी रिश्तों के तनाव की प्रमुख वजह हुआ करता था। ऐसे में भारत के उपराष्ट्रपति की यह यात्रा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था। करीब रात 8 बजे चीनी प्रीमियर के आधिकारिक निवास चुंगनान हाई में भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चीनी प्रीमियर माओ त्से तुंग की मुलाकात होती है। इसी मुलाकात के दौरान राधाकृष्णन ने चीनी प्रीमियर के गाल थपथपा दिए। इसके बाद माओ त्से तुंग के चेहरे के भाव को पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि चिंता न करें प्रीमियर साहब, मैंने स्टालिन और पोप के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया था। डॉक्टर कृष्णन वर्ष 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बनते हैं। बर्टेल रसेल, जो विश्व के जाने माने दार्शनिक थे, वह राधा कृष्णन के राष्ट्रपति बनने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि यह विश्व के दर्शन शास्त्र का सम्मान है कि महान भारतीय गणराज्य ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति के रूप में चुना और एक दार्शनिक होने के नाते मैं विशेषतः खुश हूँ। प्लेटो ने कहा कि दार्शनिक को राजा होना चाहिए और महान भारतीय गणराज्य ने इस दार्शनिक को राष्ट्रपति बनाकर प्लेटो को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1967 में गणतंत्र दिवस पर देश को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया था कि वह अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे और बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण था। वर्ष 1967 में राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यालय की समाप्ति के बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन से थोड़ी दूरी बना ली थी। हालांकि अब वो सामाजिक कार्यों में संलग्न थे। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने हेल्प एज इंडिया नामक संगठन भी बनाया जो वृद्धजनों की देखभाल करता था। एक श्रेष्ठ शिक्षक और कुशाग्र राजनीतिज्ञ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने चेन्नई में 17 अप्रैल 1975 को अंतिम सांस ली। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन एक लंबी बीमारी के बाद हुआ। राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति भी थे।
डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन का एक दूसरा पक्ष उनका भारतीय दर्शन के प्रति लगाव और उनकी तर्कों के आधार के व्याख्या भी है। राधाकृष्णन इस बात के घोर विरोधी थे कि एक दार्शनिक नैतिक नहीं हो सकता। ऐसा प्रायः ब्रिटिश आलोचकों द्वारा माना जाता था। इस पर राधाकृष्णन ने द एथिक्स ऑफ द वेदांत में ब्रिटिश आलोचकों के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि वेदांत प्रणाली को गैर नैतिक मानना वर्तमान समय का दार्शनिक फैशन बन गया है। राधाकृष्णन नव वेदांत के सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक थे। उनका तत्व मीमांसा अद्वैत वेदांत पर ही आधारित था। एक बार जब एक साक्षात्कारकर्ता ने राधाकृष्णन से पूछा कि सर, आपके अनुसार सच्ची शिक्षा का लक्ष्य क्या है, उन्होंने इसे बहुत ही सहजता से बताया। मेरा मानना है कि शिक्षा के माध्यम से हम दूसरी बार जन्म लेते हैं। यह हमारे अंदर छिपी अंतर्निहित क्षमता को बाहर लाने में सहायक है। दोस्तों, यह सुनकर थोड़ा अटपटा लग सकता है कि राधाकृष्णन के आलोचकों की भी कोई कमी नहीं रही। इनके आलोचकों का कहना था कि राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र को नया कुछ भी नहीं दिया है, भारत के आध्यात्मिक दर्शन की प्राचीनता को ही उजागर किया है। पश्चिम के सम्मुख उन्होंने भारतीय अध्यात्म को मात्र अंग्रेजी भाषा में उद्धृत करने का ही कार्य किया है। लेकिन कहते हैं कि सागर कुछ थोड़े बहुत सुखों से खाली नहीं हुआ करते हैं। राधाकृष्णन ने भी अपने आलोचकों को कभी भी स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की। ताउम्र अपने कार्यों के प्रति सचेत और मानव कल्याण को ही एकमात्र अपना लक्ष्य समझने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमेशा हमारी स्मृतियों में याद रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है अपने इतिहास के ऐसे गौरवशाली परंपरा के सारथियों की कहानी आपको पसंद आई होगी। हम आगे भी अपनी सीरीज में अनेकों ऐसे विभूतियों का कार्यक्रम लाते रहेंगे। धन्यवाद।